हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी खबरों और उनके सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। क्या देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार गांधी परिवार के ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो गए हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि आज सुबह सोनिया गांधी के दामाद और सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की पुरानी फाइल फिर से खुल गई। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के कथित जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया तो शाम होते होते गांधी परिवार को एक और बड़ा झटका लग गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के चार्जशीट दायर करने की खबर सामने आ गई। इसमें अपडेट यह है कि अब 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई है जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। ईडी ने कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ये पहली चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ परिवार के सलाहकार सैम पित्रोदा का भी नाम है। इस केस को विस्तार से समझने के लिए इस केस में आगे कुछ हो सकता है, आगे क्या कुछ होगा ये जानने के लिए, और क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जो सबसे बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहले दर्शकों को बताते चलूं कि नेशनल हेराल्ड का ये पूरा का पूरा मामला है क्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स एजेएल कंपनी बनाई थी। एसोसिएटेड जर्नल्स एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया। 2011 में कांग्रेस ने एजेएल की 90 करोड़ देनदारी अपने पास ले ली। एजेएल के कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन में सोनिया राहुल की हिस्सेदारी 38% है। आरोप है कि टैक्स स्टैंप ड्यूटी चुकाए बिना ही यंग इंडियन का अधिग्रहण कर लिया गया था। विवाद की शुरुआत हुई 2012 में, यानी कि 13 साल पहले। तब देश में यूपीए की सरकार थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की कोर्ट से शिकायत की। इसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया। लंबी सुनवाई के बाद साल 2021 में ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली। ईडी ने साल 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की। बीते शुक्रवार को ही दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड और एजेएल के दफ्तरों की 661 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया गया था और आज चार्जशीट दाखिल किए जाने की खबर सामने आ गई। अब कांग्रेस इस चार्जशीट को गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ षड्यंत्र बता रही है और इसके विरोध में कल देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने भी जा रही है। देश के इस हाई प्रोफाइल मामले में अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, खबर आ रही है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरने वाली है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेगी, ये कहते हुए कि उनके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, बदले की राजनीति है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं चित्रा। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं, कुछ देर पहले ही एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अपने जितने भी यूनिट्स हैं पूरे देश भर में सबको ये कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, सबसे बड़ी बात कि ईडी के दफ्तरों में सारे सेंटर्स में जा करके उसके बाहर बड़ा प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करें, जिसमें सभी सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है चित्रा। इसके साथ ही जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनका भी घेराव किया जाए। तो पैन इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल किया कांग्रेस पार्टी ने। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको एक राजनीतिक लड़ाई बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। जैसा आप जिक्र कर रही हैं, बाकायदा उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत, एक पॉलिटिकल साजिश के तहत कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक पॉलिटिकल नैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश में ही कांग्रेस ने कल पूरे देश भर में प्रोटेस्ट का आह्वान किया। ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। अंकित, आपने ये खबर ब्रेक की थी और जिसके बाद हम सब ने देखा कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सवाल है, कानूनी तौर पर आगे क्या बचता है गांधी परिवार के लिए? अंकित की आवाज किसी वजह से नहीं आ रही है, दोबारा उनका हम रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को बताते चलें कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार अब तक कितनी बार और कितने घंटे ईडी की पूछताछ का सामना कर चुका है।
सोनिया गांधी से ईडी ने साल 2022 के जुलाई महीने में 12 घंटे पूछताछ की थी। तब इस पूछताछ में सोनिया गांधी का 100 सवालों से सामना हुआ था। 21 जुलाई को 3 घंटे में 25 सवाल, 26 जुलाई को 6 घंटे में 50 सवाल और 27 जुलाई को 3 घंटे में 25 सवाल सोनिया गांधी से पूछे गए थे। आपको याद भी होगा कि इस पूछताछ को कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था और देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। 3 राउंड की पूछताछ में ईडी ने सोनिया गांधी से क्या क्या सवाल पूछे थे, अब मैं उसकी जानकारी आपको दे देती हूं। सोनिया गांधी से जो सवाल पूछे गए थे उनमें था, यंग इंडिया लिमिटेड संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, लेन देन से जुड़ी कितनी बैठकें 10 जनपद पर हुई हैं, लेन देन के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, इसके शेयर किस तरह के बिके, इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली गई। इस मामले में सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ की गई थी। उन्हीं सवालों और उनके जवाबों के आधार पर 32 महीने बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। अंकित गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, अब सीधा सवाल है, कानूनी दांवपेच में जिस तरह से उलझा हुआ है पूरा का पूरा मामला, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? आगे फिलहाल कानूनी रास्ता क्या बचता है उनके लिए? चित्रा, देखिए अब इस केस में जो अगली महत्वपूर्ण तारीख है वो है 25 अप्रैल, क्योंकि आज तो चार्जशीट दायर हो गई है, लेकिन 25 अप्रैल को जब अदालत सुनवाई करेगी तो वो ये देखेगी कि ये जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये जो चार्जशीट दायर की है इस पर संज्ञान लेते हुए क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि जो अदालत के सामने तमाम तथ्य आए हैं इस चार्जशीट के माध्यम से, अदालत यही देखेगी कि क्या वो तथ्य ऐसे हैं जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर अदालत को ऐसे लगता है तो वो चार्जशीट को स्वीकार कर लेगी। अगर चार्जशीट को स्वीकार करती है तो क्या होगा, तो फिर वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनको समन जारी करेगी कि आप अगली तारीख पर अदालत में पेश होइए आरोपी के तर्ज पर। तब क्या होगा, तब ये तमाम आरोपी जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, उनको अदालत में आरोपी के तौर पर पेश होना होगा और उनको जमानत लेनी होगी। लेकिन अगर जांच एजेंसी उसका जो विरोध करती है कि इनको जमानत ना दी जाए, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो मुमकिन है, अभी हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये सब अदालत तय करेगी, लेकिन ऐसे मामले में अदालत को यह तय करना होगा कि क्या जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। अगर अदालत जमानत दे देती है तब तो जमानत पर बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर जमानत नहीं देती है तो वहां पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। और इसी वजह से जो अदालत की अगली तारीख है जिस पर अदालत यह तय करेगी कि चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या नहीं लेना है, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेती है उसके बाद में जो तारीख होगी वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को अदालत में आरोपी के तौर पर पेश होना होगा और उनको जमानत के लिए अप्लाई करना होगा और फिर अदालत तय करेगी कि जमानत देनी है या नहीं। जमानत मिल जाती है तो फिर तो फौरी राहत मिल जाएगी, जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी की तलवार। जी बहुत धन्यवाद अंकित आपका, आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के लिए यकीनन आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीधे सीधे गांधी परिवार पर यह तलवार लटक रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस का पारा गर्म हो चुका है। वो इसे राज्य प्रायोजित अपराध और डराने धमकाने की राजनीति करार दे रही है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस इस पर चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस के गुस्से का तापमान आप उनके नेताओं के बयानों में देख सकते हैं। एक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हो। Rahul Gandhi ji is our leader who will fight against this injustice to them, and we will fight. All the Congress workers will stand with Rahul Gandhi ji in this fight. मेरा ये मानना है कि नेशनल हेराल्ड केस कोई आज से नहीं चल रहा। 13 साल हो चुके हैं और पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ ये केस आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये कहना कि फर्जी है, इसको नहीं मानेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार डर गई है, तानाशाही रवैया है, ऐसी बातें तर्क संगत नजर नहीं आती। कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
संविधान और कानून पर पक्ष विपक्ष सबको भरोसा करना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो सामना जरूर करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी आगे आने वाले वक्त में खुद ही हो जाएगा। गांधी परिवार की कुंडली में आक्रामक हुआ प्रवर्तन निदेशालय प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी वक्र हो गया है। 2008 के लैंड डील मामले में आज रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर ईडी दफ्तर में थे। जमीन खरीद से जुड़े इस केस में रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्हें गांधी परिवार का सदस्य होने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहने की वजह से सताया जा रहा है। जमीन वाली फाइल फिर से खुली तो ईडी के समन का जवाब देने समर्थकों के साथ रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी दफ्तर जाने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जांच एजेंसियों के जरिए सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है, क्योंकि वो जनता की आवाज बुलंद करते रहते हैं। हर बार आपको सम्मान दिया जाता है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा में जमीन खरीद के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो 17 साल पुराना है। मामला 2008 में गुरुग्राम में डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुई जमीन की डील का है। तब वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। डील के बाद ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी को 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके बाद उस वक्त हरियाणा की हुड्डा सरकार ने जमीन पर कॉलोनी बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन 4 महीने बाद ही वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए में जमीन डीएलएफ को बेच दी। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी को करीब 700 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों के बाद 2012 में जमीन का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. इस मामले में एक बार फिर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की, लेकिन ईडी के सामने एक बार फिर वाड्रा की पेशी को कांग्रेस ने गांधी परिवार के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार और गांधी परिवार का संबंध पुराना है। कब, कैसे, किस तरीके से बाजवा साहब को जेल भेजने का काम करूं? 100% इसमें बदलाखोरी की बू आ रही है। जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसे ये 2-4 मुकदमे नहीं है, ऐसे हजारों मुकदमे जो विरोधियों के ऊपर इन्होंने किए, वो आपके सामने। करप्शन का कोई भी कानून के तहत केस आएगा तो उसमें जो है वो जुलूस निकालने लगेंगे कि हमें जो है वो करप्शन के महान क्रांतिकारियों का ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुलूस निकल रहा है। वो लोगों की आवाज़ बुलंद करते करते लोगों की आवाज़ दबाने का माहिर रहा है, और आवाज़ दबाने के साथ साथ लोगों के जो है वो अधिकारों को हड़पने का भी उसका इतिहास रहा है। ईडी ने हफ्ते भर पहले भी पूछताछ के लिए वाड्रा को समन भेजा था। 8 अप्रैल को वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए तो एजेंसी की ओर से नया नोटिस भेजा गया था। आगे बढ़ते हुए अब बात नए वक्फ कानून की करेंगे, जिसे लेकर जो हिंसा और राजनीति हो रही है, अब हम उस साजिश की इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध का रिमोट कंट्रोल देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी है। हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये रिमोट किन किन हाथों में है। नए वक्फ कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू होनी है। ये सुनवाई अहम है क्योंकि देश के संसद से बना कानून अब देश की सड़कों पर विरोध झेल रहा है, और इसमें भी बंगाल की हिंसा अब बड़ा मसला है, जहां वक्फ कानून की दुश्मनी हिंदुओं से निकाली जा रही है। बंगाल में आज कहीं से हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि निश्चिंत हो जाए। वोट बैंक की राजनीति लगातार वहां पर आग में घी डालने में लगी हुई है। आज जनहित में हम वक्फ के बवाल से उठते 5 सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें कि वो 5 सवाल कौन से हैं। क्या बंगाल की सांप्रदायिक हिंसा बांग्लादेश स्पॉन्सर्ड है? क्या वक्फ विरोधी हिंसा को देश में फैलाने की साजिश है? क्या दंगाई लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे?
क्या ममता बनर्जी मुसलमानों से डबल गेम खेल रही हैं? वक्फ कानून के अदालती जंग में किसका पलड़ा भारी है? अगले कुछ मिनटों में हमारा यह विश्लेषण आपको वक्फ के विरोध की राजनीति का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही बताने वाला है। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ जब देश के किसी राज्य में कोई बवाल नहीं हुआ तो फिर पश्चिम बंगाल में ही यह हिंसा क्यों भड़की? 6 दिन की 6 तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। पहली, जब 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में दंगा शुरू हुआ, हिंदू टारगेट किए गए, पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं। दूसरी 9 अप्रैल की है, जब मुर्शिदाबाद के सूती में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। 10 अप्रैल को हावड़ा और नादिया में हिंसा की गई, हिंदुओं की दुकानों पर पथराव हुआ। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में दूसरी बार हिंसा हुई, सूती और शमशेरगंज में हिंदुओं पर हमले किए गए। दक्षिण 24 परगना में भी पुलिस पर हमले हुए। 12 अप्रैल को फिर मुर्शिदाबाद के धुलियान और सूती में दंगाई सड़कों पर उतरे, उनके हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में बीएसएफ लगा दी गई। कल 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में फिर हिंदू निशाने पर आए, दंगाइयों ने पुलिस को भी घेर लिया, उनकी गाड़ियां जला डाली। सवाल है, विरोध के इस चिंगारे को दंगे की आग में किसने बदला, किसने इसे हवा दी? तो इसमें वही नाम सामने आ रहे हैं जो नाम पिछले महीने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल थे। मॉडस ऑपरेंडी एक है, दंगों का पैटर्न भी समान है और टारगेट भी दोनों में एक ही है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी। भीड़ इकट्ठा करके हिंदुओं के घरों पर हमले करना, उन्हें मारना पीटना, उनका सब कुछ लूट ले जाना, उसके बाद घर में आग लगाकर उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर देना। यही बांग्लादेश में हुआ था और यही अब पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि वक्फ कानून के नाम पर इस हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे किस आतंकी संगठन का बैकअप दिखाई दे रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का कंट्रोल है। बीएसएफ के कुछ सुराग भी उसने ढूंढे हैं और सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हिंसा के पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठन दिखे हैं, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी। जेएमबी और एबीटी दोनों को ही भारत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। सुराग है कि इन आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल के जरिए हिंसा भड़काई। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कनेक्शन भारत में पहले भी कई आतंकी घटनाओं में मिले हैं। मार्च में नागपुर के हिंसा में भी जेएमबी के होने का अंदेशा है। जमात उल मुजाहिदीन वर्ष 2014 में पहली बार सामने आया जब इसने पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया था। जमात पर लगाम कसने के लिए खुद एनएसए अजीत डोवाल को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने एनआईए चीफ और आईबी चीफ के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। उसके बाद से ही जमात पर भारत में पाबंदी लगी हुई थी और इस आतंकी संगठन के पर कतरने का काम किया उस वक्त की बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने। लेकिन पिछले साल यानी अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही ये आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो गया है। आगे बढ़ते हुए अब देखिए बीएसएफ की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है कि बांग्लादेशी आतंकी संगठनों ने किस तरह मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी आग भड़काई। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से वीडियो कॉलिंग के जरिए मुर्शिदाबाद में मुस्लिम लड़कों को भड़काया गया। जेएमबी और एबीटी के कट्टरपंथियों ने वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर उकसाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होने वाली तकरीरों में ज्यादातर 12 से 25 साल की उम्र के मुस्लिम लड़के चुने गए। इन्हें पत्थर इकट्ठे करने और पेट्रोल बम बनाने के लिए कहा गया। आंसू गैस से बचाव के तरीके भी बताए गए। मुर्शिदाबाद की 125 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से सटी है। यहां पर इन आतंकी संगठनों के नेटवर्क की मौजूदगी पहले भी थी। सूत्रों के मुताबिक इसी नेटवर्क से लोगों ने मुर्शिदाबाद की हिंसा की अगुवाई की। अंसारुल बांग्लादेश टीम यानी एबीटी आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा से प्रभावित है। कुछ साल पहले इसने बांग्लादेश में सार्वजनिक रूप से एक के बाद एक कई ब्लॉगर्स की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद इस कट्टरपंथी आतंकी संगठन को भारत और बांग्लादेश सहित अमेरिका ने बैन कर दिया था। और अब बंगाल में हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों के इलाज की बात। वक्फ कानून के खिलाफ देश के किसी हिस्से में हिंसा नहीं हुई, बंगाल में ही क्यों हुई? सीएम ममता बनर्जी लगातार सवालों में हैं कि वो वोट बैंक की मजबूरी में एक्शन क्यों नहीं ले रही, या फिर बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनके वश में क्या है ही नहीं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना यूपी वाला कड़क फॉर्मूला सामने रखा। योगी ने कहा,
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बंगाल में डंडे की भाषा ही हिंसा करने वालों का इलाज है। योगी ये भी बोले कि जिनका बांग्लादेश से जिन्हें ज्यादा प्यार है वो लोग वहीं पर चले जाएं। योगी के इतना कहने भर की देर थी कि विपक्ष के कई नेता बंगाल के बिगड़े हालात देखने के बावजूद ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। कहा कि बंगाल की हिंसा में दोष दीदी का नहीं बीजेपी का है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा। मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। यहां एक अहम सवाल और है कि वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देने का वादा करके क्या ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ कोई डबल गेम नहीं खेल रही। खबर है कि सीएम ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में मुस्लिम समुदाय की एक बैठक बुलाई है। खबर है इस बैठक में वो मुस्लिमों को फिर भरोसा दे सकती हैं कि वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वैसे बंगाल में हिंदू विरोधी हिंसा पर कल ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से कानून के दायरे में रहकर विरोध की अपील की थी। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। बड़ा सवाल है, संसद से पास कानून को ममता कैसे राज्य में लागू करने से रोक देंगी। केंद्र के कानून को राज्य तभी नकार सकता है जब वो खुद इस पर कानून बनाकर राष्ट्रपति से मंजूरी ले ले। वक्फ कानून पर यह संभव नहीं दिखता तो क्या फिर ममता का ये वायदा सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए है कि वो उनके साथ हैं। ममता की देखा देखी झारखंड जैसे विपक्षी दलों के राज्य भी अब यही वादा कर रहे हैं ताकि कानून को भले ही ना रोक पाएं लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के साथ वो खड़े दिखें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, कल से वक्फ कानून की लड़ाई अपने सुप्रीम चरण में दाखिल हो रही है। कानून के खिलाफ 50 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। लीगल लड़ाई में अब दूसरा पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। करीब 15 अर्जियां ऐसी भी हैं कि ये कानून बरकरार रखा जाए। इनमें बीजेपी की 7 राज्य सरकारों की भी अर्जियां हैं। कई आदिवासी संगठनों ने भी याचिका दी है कि उनके वक्फ से जमीन बचाने के लिए ये कानून बनाए रखें। केंद्र सरकार पहले ही कैबिनेट दाखिल कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला बना। मुस्लिम बहुल ये जिला कोलकाता से करीब 216 किलोमीटर दूर है। इस जिले में मुस्लिम आबादी 66% है। इस जिले के कई हिस्सों में हिंसा की आग भड़की। पुलिस हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद का एक सब डिवीजन पड़ता है जंगीपुर। सबसे पहले 8 अप्रैल को हिंसा यहीं से शुरू हुई। इसी जंगीपुर का ब्लॉक है शमशेरगंज, जिसके अंदर आता है धुलियान। हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र यही धुलियान बना। यहां करीब 1 लाख के आसपास लोग रहते हैं। धुलियान के ही हिंदू समुदाय के लोग पलायन करके मालदा पहुंचे। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक धुलियान में हुई हिंसा के पीछे जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान का हाथ माना जा रहा है। धुलियान में खलीलुर रहमान की नूर बीड़ी फैक्ट्री है। ज्यादातर उपद्रवी नूर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। फैक्ट्री में 3-4 हजार मजदूर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं और पहले से ही अवैध तरीके से धुलियान में रह रहे हैं। खबर है कि हिंसा में ज्यादातर ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो मूर्तिकार हैं। धुलियान गंगा के किनारे बसा हुआ है। यहां से बांग्लादेश आना जाना आसान माना जाता है। घुसपैठ और अपराध के लिहाज से यह पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि हिंदू समुदाय सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग कर रहा है। घर लूटा, दुकान लूटा और अब सैकड़ों लोग पिछले 70-80 घंटों से शरणार्थी बनकर कैंप में शरण लिए हुए हैं। 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए इससे शर्मनाक कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती।
हिंदुस्तान के एक इलाके के लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। लाखों करोड़ों की कमाई को पीछे छोड़कर जान बचाने के लिए शरण लेना पड़ा। शर्मनाक है सरकार के लिए, इस देश के, प्रदेश के सिस्टम के लिए। अब ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें उस कहानी को बयां कर रही हैं, जिस कहानी के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन लोगों ने कैसे अपनी आंखों के सामने अपने घर को लुटते हुए देखा, अपनी दुकानों को जलते देखा, छोटे छोटे बच्चों के साथ मां गोद में लेकर उनको भागती फिरती रहीं, ये सब कुछ दिखा। अपने ही सूबे में शरणार्थी बनकर ये हिंदू लोग एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। मालदा की ये तस्वीरें यकीनन डराती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। कैसा है हमारा ये समाज, किस तरह के समाज में रहते हैं हम लोग। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का, कोई 5 साल का, 10 साल का, बाल मन पर क्या बीत रही होगी, इनका दिमाग क्या कुछ सह रहा होगा, ये कल्पना से भी परे है। मालदा के लालपुर का ये स्कूल है जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं अपने बच्चों के साथ जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। जान किससे बचाना है? उनसे जिनके साथ ये कई सालों से रह रहे थे, जिनके अगल बगल में इनकी दुनिया बसी हुई थी। ये बच्चे किसी को चाचा कहते थे, ये महिलाएं किसी को भाई, किसी को अंकल। लेकिन देखिए उन जालिमों ने इनकी जिंदगी का क्या हाल किया। अपने ही घर में ये शरणार्थी बन गए। सरकार, सिस्टम और समाज के माथे पर कलंक हैं ये तस्वीरें। घर से जब ये महिलाएं जान बचाने के लिए 2 दिन पहले निकली तो साथ में कुछ नहीं था। एक संगठन से जुड़े लोगों की ओर से आज एक साड़ियां दी गईं। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये किस गलती की सजा भुगत रही हैं। বাড়ি ঘর সব ওইদিকে আগুন টাগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, গ্যাস সিলিন্ডার মিলিন্ডার ফেটে গেছিল সব। এই অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হাইসা লাগিয়ে দিচ্ছে। এমনি করে আছি আর গলাটা নামিয়ে আছি আর হাইসা লাগিয়ে আছে আর গাল দিচ্ছে ঘৃণা। ঘর বাড়ি সব আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা হাত পা ধরে অত বলছি কি আমাদেরকে ছেড়ে দেন বাবু, ছেড়ে দেন। ওদেরকে কত রকম করে বলছি কি আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদেরকে ক্ষতি করে না। इन लोगों ने अपनी बातें बांग्ला भाषा में कही, लेकिन जो जज्बात हैं उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का दर्द एक जैसा। हमले की वजह से घर छूटा तो यहां पर आकर ठिकाना बनाकर ये रहने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 400 से 500 लोग यहां पर ठहरे थे। कल रात को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में कुछ लोगों को उनके घर तक पहुंचाया भी। मुर्शिदाबाद के धुलियान और मालदा के बीच गंगा नदी बहती है। धुलियान में हिंसा हुई, जिसके बाद नाव पर सवार होकर लोग गंगा के उस पार मालदा जिले के वैष्णव नगर पहुंचे। वहीं के स्कूल में ये लोग रह रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, उन लोगों से भी बातचीत की गई। डर ऐसा बस चुका है कि इलाके की महिलाएं चाहती हैं कि केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती रहे। किस कदर हिंदुओं की दुकानों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, उसकी गवाही दिखाते हैं आपको। दुकान को शटर को तोड़कर उसमें करीब तभी रनिंग दुकान था, पेमेंट का डेट था, सोमवार को बैंक बंद था। पूरा पेमेंट आया था कल मंगल को, तो 2:30-3 बजे वो निकला। 2:30 तक पूरा कैश बैंक का टाइम भेजेंगे और मेरा करीब 20 से 25 लाख रुपया कैश था। और इधर ये दुकान में फर्नीचर सॉलिड दुकान था, इधर 8-10 लाख का 4 CPU, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, चेयर सब मिला के इधर 7-8 लाख तो फर्नीचर हो गई टोटल। भरोसा में है, अगर प्रशासन पूछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है।
हम लोग यहाँ पे मतलब कि चाहते हैं कि यहाँ पे कैंप रहे, मतलब परमानेंट कैंप रहे यहाँ पे मतलब कहीं आप फिर मतलब कि ये सब नहीं हो, बस हम यही लोग चाहते हैं ऐसा सिचुएशन दोबारा ना होए और हम लोगों का सुरक्षा चाहिए, परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। धुलियान अंचल भी चारों तरफ से पुलिस का एरिया घेर लिया है, यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। घर में बाल बच्चा बीएसएफ है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते, यहाँ से घर छोड़ के आप लोग को भागने का परिस्थिति आ चुका है। ऐसा कहा जाता रहा है, जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। पुनर्जागरण आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन की राह देश को बंगाल नहीं दिखाई, लेकिन आज उसी बंगाल की पहचान दंगे और रक्त रंजित राजनीति की हो चुकी है। मेरी राय है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए और कानून का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, तभी बंगाल की विरासत लौटेगी और ये हालात वहां पर नहीं बनेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सही समय के बारे में मुखर होते रहे हैं। आज एक बार फिर से समय है जब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा जोर पकड़ रही है और आज के समय में इसका पूरा विश्लेषण मैं करने जा रही हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता की बात दोहराकर सभी के लिए एक जैसा कानून होने की बात पर जोर दिया है। उन्होंने इसे सेक्युलर सिविल कोड की नई संज्ञा भी दी है। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंके की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है, लेकिन वक्फ कानून बनने के बाद यूसीसी पर पीएम मोदी का यह बयान क्या कोई इशारा है कि अब यूसीसी का भी समय करीब है? आपको बताते चले कि बीजेपी के 3 बड़े एजेंडे रहे, जिनमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना शामिल था और यह काम बीजेपी पूरा कर चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका है और अब नजर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर है, जिसकी तैयारी समझिए शुरू हो चुकी है। मैं आपको पिछले दिनों संसद के भीतर की कुछ और तस्वीरें दिखा देती हूं, जब आपने वक्फ संशोधन बिल पास होने के दौरान संसद के भीतर जोरदार हंगामा देखा था। हालांकि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष की एक भी नहीं चली, लेकिन यूसीसी की राहें इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। जब जब सियासी गलियारों में यूसीसी पर चर्चा शुरू होती है, तब तब बीजेपी और विरोधी आमने सामने आ जाते हैं। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहिब ने, कि यूसीसी वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। सीए হবে কিনা আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসছে, আমরা মানব না, গায়ের জোরে মানব না, গায়ের জোরে মানব না, গায়ের। विरोधी दलों की आवाज आपने सुन ली, फिर भी गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता एक एक करके लागू की जाएगी। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि यूसीसी की शुरुआत एक मुश्त नहीं बल्कि किश्तों में हो चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी पहले ही लागू कराया जा चुका है, गोवा में भी यूसीसी पहले से ही लागू है, जबकि गुजरात में यूसीसी के लिए कमेटी गठित की जा चुकी है।
यूपी की योगी सरकार ने भी यूसीसी को लेकर अपने इरादे हमेशा साफ किए हैं। हेमंता विश्व शर्मा भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहे हैं। अब यहां पर एक बात जनहित के दर्शकों की ओर मैं आकृष्ट करना चाहूंगी। वक्फ बिल को जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसे दलों का भी समर्थन मिला। इसके बाद बीजेपी के अंदर एक उम्मीद जगी है कि यूसीसी के मुद्दे पर भी आगे बढ़ने के लिए ये दल उसका साथ निभा सकते हैं। यूसीसी के रोड मैप को भी आप समझिए। 23वां विधि आयोग यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। इससे पहले 22वें विधि आयोग को जनता से लगभग 80 लाख सुझाव मिल चुके हैं और विधि आयोग ने यूसीसी का बेसिक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है। लेकिन एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है कि बीजेपी देश भर में यूसीसी लागू करने के लिए किस अलग रणनीति से अपने कदम बढ़ा रही है। राम मंदिर बनाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने से साफ हुआ तो संसद के जरिए एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ा है। लेकिन बीजेपी इस बार संसद की बजाय विधानसभा के जरिए ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संसद में अमित शाह पहले ही अनुच्छेद 44 का जिक्र करके यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष कर चुके हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। देश की अदालतों की टिप्पणियों के मुताबिक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी में कहा गया है कि आज का भारत धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म, जाति की बाधाएं भी खत्म हो रही हैं। अब सवाल है यूसीसी को लाने में अड़चनें क्या हैं? तो सबसे बड़ी अड़चन जो है वो है संख्या, जो संसद में चाहिए। देश के 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। ऐसे में राज्यों से तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन संसद के दोनों सदनों में 2/3 से पास कराना अभी थोड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि इरादे मजबूत हों तो पत्थर भी पिघलाया जा सकता है, आसमान को भी झुकाया जा सकता है। जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है उससे साफ पता चलता है कि वो कह रहे हों कि इस बार बहुमत भले ही कम हो, लेकिन इरादे और तेवर उनके वही पुराने वाले हैं। रंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ये नहीं कोई चित्रकला की क्लास है और ना ही मनोविज्ञान की, लेकिन इस रंग विज्ञान से आज यूपी की दलित पॉलिटिक्स को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 4 तस्वीरें बीते 5 साल की हैं। साल 2021 से 2025 तक चारों तस्वीर 14 अप्रैल की, यानी कि अंबेडकर जयंती के मौके की। चारों तस्वीरों में अखिलेश यादव हैं, लेकिन इस साल अखिलेश के गले में नीले रंग का पटका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। समाजवादी पार्टी की पहचान लाल और हरे रंग से रही है। झंडे से लेकर बैनर, टोपी और पंडाल तक का डिजाइन इन्हीं 2 रंगों के आसपास ही रहा है। लेकिन इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश के गले में नीले रंग का शॉल ओढ़ा हुआ सबने देखा। ये वो रंग है जो बाबा साहेब को बेहद ही प्रिय था, जो वक्त के साथ अंबेडकरवादी राजनीति का पर्याय भी बन गया। समाजवादी पार्टी के लाल हरे रंग में नीले रंग को जोड़ने की राजनीति को विस्तार से समझेंगे, लेकिन शुरुआत पहले अखिलेश यादव के 2 नेताओं के बयान से करते हैं। पहले राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और दूसरे हैं विधायक इंद्रजीत सरोज। अखिलेश के दोनों ही नेताओं ने हिंदू मंदिरों के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी।
रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज दोनों ही दलित समाज से आते हैं। दोनों ने ही ये बातें अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में कही। 14 अप्रैल को दिए एसपी नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचे, ऐसा दावा उनकी ओर से किया गया। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं को इतिहास के पन्ने ना पलटने की नसीहत जरूर दी है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अबू आजमी पीछे ही खड़े थे। औरंगजेब का इतिहास जो कब्र खोद कर लेकर आए थे और उस पर बहुत बवाल मचा था। फिलहाल अब उनकी ये नसीहत उनके नेताओं पर कितना असर करेगी ये देखना होगा। अखिलेश यादव को देने नेता अपने विवादित बयानों पर हालांकि अभी भी अड़े हुए हैं। देखिए, मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है, मैं बेसिक पर की बात नहीं करता। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है। अखिलेश यादव भले ही बयानों से दूरी बना रहे हों, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। विवादित बोल वाले नेताओं पर उनका नरम रुख सवालों में है, जिसने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्या विवादित बयानों का ये पैटर्न सोची समझी रणनीति के तहत है? अगर बयान से आपत्ति है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाले बयानों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के बयानों की श्रृंखला को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। सलमान की पहली पसंद कांग्रेस है। इन्हें लगता है कि जो दिल्ली में हुआ है एनडीए गठबंधन में, हरियाणा में हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में भी वही हालत ना हो, कहीं कांग्रेस और सपा के अलग अलग प्रत्याशी न खड़े हो जाएं। इसलिए मुस्लिम को आकर्षित करने के लिए ये सारा उपक्रम चल रहा है। बीजेपी भले ही इस बयानबाजी के तार मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम राजनीति की बजाय समाजवादी पार्टी की जाति पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आती है, जो 2027 में सत्ताधीश के लिए तैयार की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव की जुबान पर जो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दिया है वो है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी 2017 से ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2024 में पीडीए ने सक्सेस फॉर्मूला दिया। यूपी में एसपी सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी बनकर सामने आई। इसी फॉर्मूले को अखिलेश 2027 में धार देना चाहते हैं। यूपी में ओबीसी आबादी 40% से ज्यादा है, दलित 21%, जबकि मुस्लिम आबादी 19%। सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी वाले यादव और मुस्लिम वोट बैंक में अखिलेश की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए दलित वोट भी बेहद जरूरी है। अखिलेश के दोनों विवादित बयानवीर दलित समुदाय से आते हैं। राणा सांगा विवाद में अखिलेश मजबूती से रामजीलाल सुमन के पक्ष में खड़े रहे और अब भी उनके सुर दोनों पर नरम हैं। कोशिश खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की है, लेकिन क्या मिलेगी कामयाबी, ये बड़ा सवाल है। जाति की राजनीति भारत का कड़वा सच है, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए विवादित बयान को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक जाति विशेष को साधने के लिए दूसरी जाति को निशाना बनाना कहां तक उचित है? मेरी ये राय है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज में तनाव बढ़ाने से बाज आएं। और अब आज का जनहित मंत्र। सच्चा प्रेम खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारी देता है, जीने की राह आसान करता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, अधिकार का दावा नहीं करता। मतलब यह है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और उदार होता है, वो किसी को बंधन में नहीं बांधता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।